हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और किस तरह उसकी इमेज बनती है, और हमने 3 की पॉइंट सीखे थे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और प्लेन मिरर वाला जो लाइन है वो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और ये दो लाइन अगर आप याद रखेंगे तो प्लेन मिरर के 90% क्वेश्चंस में आप नहीं फंसेंगे। ठीक, तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस प्लेन मिरर के बारे में और सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और एक रे है, जो रे यहाँ से इंसिडेंट होती है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इस डायरेक्शन में, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। एक है इंसिडेंट रे और कौन है दूसरी, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि जो हमने इंसिडेंट रे है उसको रोटेट किया, तो जब आप इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे मिरर को फिक्स रख के, तो पहला केस होता है मिरर इज फिक्स, मिरर इज फिक्स्ड, और इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, इंसिडेंट रे रोटेटेड। तो इंसिडेंट रे को हम रोटेट करते हैं, तो जब हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होती है। तो हमने माना कि लेट से हमने इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में रोटेट किया, लेट से थीटा एंगल से, तो हमें पता करना होता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से रोटेट करेगी। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आप कैसे रोटेट कर सकते हैं, आप सोचिए आपके हाथ में टॉर्च है और ये जो आपका अर्थ है ये मान लीजिए प्लेन में है। पहले मान लीजिए टॉर्च ऐसे थी, अब इस टॉर्च को ऐसे घुमा दीजिए। पहले टॉर्च ऐसी थी, अब इस टॉर्च को ऐसे कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास टॉर्च थी, ये आपके पास टॉर्च है जहां से लाइट रे निकल रही है इस तरह से। अब आप इस टॉर्च को थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो अब लाइट रे ऐसे निकलेंगी। तो देखिए आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया। तो वही मैं कह रहा हूं कि इंसिडेंट रे को हमने रोटेट किया और हमें पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी। तो देखिए कभी भी रिफ्लेक्शन होगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जरूर फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। दिस इज अवर नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा। ये तब की बात थी जब इंसिडेंट रे ये थी। नेक्स्ट वाले केस में जो आपकी इंसिडेंट रे है वो ये वाली नहीं है, दिस इज योर नेक्स्ट इंसिडेंट रे। तो ये जो नेक्स्ट इंसिडेंट रे है इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू होगी थीटा प्लस अल्फा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज प्रीवियस रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल होगा आपका वो एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। तो ये एंगल जो था वो कितना था, इंसिडेंट एंगल थीटा प्लस अल्फा, और ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर होना ही होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है उसने कितना रोटेट किया। तो ये वाला जो एंगल है इतना हमारी रिफ्लेक्टेड रे ने रोटेट किया। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो इसको हम याद रखेंगे, इंसिडेंट रे थीटा डिग्री इन क्लॉकवाइज, हमारा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो थीटा डिग्री से ही घूमेगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो कौन हो जाएगा, क्लॉकवाइज, मतलब इसका अपोजिट चलेगा। और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये कौन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये कब है, जब मिरर को फिक्स रखा गया। अब इसका होता है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम ये सीखते हैं कि मान लो हमने इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं किया होता, मान लीजिए हमने मिरर को रोटेट किया होता। तो अगर हम मिरर को रोटेट करते तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होता, हमें यह पता करना है। तो देखिए केस नंबर 2 एनालाइज करते हैं। तो केस नंबर 2 में यहां लिखने जा रहा हूं, और मिरर इज फिक्स, इस बार किसको फिक्स किया जाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे फिक्स्ड and mirror is rotated, and mirror is rotated।
तो इस बार हमने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है और मिरर को रोटेट किया है। तो मान लेते हैं ये हमारा मिरर है, ये मान लेते हैं हमारा मिरर है और इंसिडेंट रे एक ड्रॉ करते हैं। लेट्स दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये अभी का कहानी है। अब हमने क्या किया, इस मिरर को रोटेट किया। अब अगर इस मिरर को हम रोटेट करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल भी रोटेट करेगा। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और ये मार्कर इसका मिरर है, ये मार्कर इसका मिरर है। तो अगर मैं सरफेस को रोटेट, ये सरफेस है और ये मार्कर इसका नॉर्मल है, अगर मैं सरफेस को रोटेट करूंगा तो इसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा, क्योंकि सरफेस और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैंने सरफेस को रोटेट किया तो इसका नॉर्मल भी रोटेट किया। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सरफेस को रोटेट करूंगा तो जो इसका नॉर्मल है वो भी रोटेट करेगा। तो मैं ड्राइंग करता हूं। लेट्स से हमने प्लेन मिरर को रोटेट किया और प्लेन मिरर का जो नया डायग्राम है वो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दिस इज द न्यू डायग्राम ऑफ दिस प्लेन मिरर। मतलब हमने प्लेन मिरर को रोटेट किया है और प्लेन मिरर को हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है और मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। मतलब हमने प्लेन मिरर को थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। हम मान लेते हैं ये इसका प्रीवियस एंगल ऑफ इंसिडेंस है अल्फा, ये इसका प्रीवियस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी अल्फा के बराबर होगा, और ये है हमारा पुराना नॉर्मल। अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं नया नॉर्मल। अब मुझे बताइए, जब मैंने प्लेन मिरर को रोटेट किया तो हमारा नॉर्मल भी रोटेट हुआ होगा। जितने एंगल से प्लेन मिरर को रोटेट किया उतने ही एंगल से नॉर्मल भी रोटेट किया होगा। तो जो हमारा नया नॉर्मल होगा वो नया नॉर्मल ये होगा। दिस इज अवर न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल। और ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा, क्योंकि आपने मिरर को कितने से रोटेट किया है, थीटा से। तो नॉर्मल भी कितने से रोटेट किया हुआ, थीटा से। अब मुझे बताइए, अब जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये होगा आपका नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस थीटा। अब जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसका भी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अल्फा प्लस थीटा। तो इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा। इसका मतलब जो आपकी नई रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें ये कैलकुलेट करना है इस रे ने कितना एंगल घूमा। तो देखिए चेक करते हैं, ये एंगल अगर आपका थीटा प्लस अल्फा है तो यहां से यहां तक ये एंगल जो होगा वो भी कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। ये एंगल वो एंगल है जो इस रे ने रोटेट किया। इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं। ये बीटा वो एंगल है जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे ने रोटेट किया है। ये एंगल अगर थीटा है और ये पूरा एंगल अल्फा था तो ये एंगल यहां से यहां तक जो बचेगा वो कितना बचेगा, अल्फा माइनस थीटा। अब सुनना बेटा, अल्फा माइनस थीटा में, अल्फा माइनस थीटा में अगर बीटा को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या आना चाहिए, ये अल्फा प्लस थीटा आना चाहिए। तो बीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 थीटा। मतलब जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है उसने कितना एंगल रोटेट किया, उसका आंसर है उसने 2 थीटा एंगल रोटेट किया। और डायरेक्शन भी देखिए, जिस डायरेक्शन में हमने मिरर को रोटेट किया था उसी डायरेक्शन में हमारी रिफ्लेक्टेड रे ने रोटेट किया। तो यहां पे हम स्टार मार के लिखेंगे। जैसे यहां पे लिखा था इंसिडेंट रे, तो यहां पे लिखेंगे मिरर, मिरर बाई थीटा डिग्री, बाई थीटा डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल कितना आएगा, 2 थीटा डिग्री। कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे मिरर हो गया, अब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप मिरर को थीटा डिग्री से घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो रिफ्लेक्टेड भी 2 थीटा से घूमेगी इन द क्लॉकवाइज में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होती है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मिरर फिक्स है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन, सेम एंगल। और जब आपका इंसिडेंट रे फिक्स है, मिरर जिधर घुमाया उधर ही रिफ्लेक्टेड रे भी घूमती है, मतलब डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो डबल है किसके कंपैरिजन में, मिरर के कंपैरिजन में। एंड सेम क्वेश्चन होगी फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अगर कभी एंगुलर वेलोसिटी के लिए बात की जाए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा बाई टी, तो दोनों का टाइम तो सेम है,
मतलब जितनी देर में रे घूमेगी उतनी ही देर में मिरर घूमेगा, या फिर जितनी देर में रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी उतनी देर में इंसिडेंट रे घूमेगी। तो जो रिलेशन यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है, एंगल ऑफ रोटेशन के लिए ट्रू है, वही रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी ट्रू है। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो क्वेश्चन सुनिएगा। तो क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए एक आपका प्लेन मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है। हमने इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में घुमाया 10 डिग्री से। तो पूछा जाता है कि बताइए इस प्लेन मिरर को इधर कितने डिग्री से घुमाना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे में कोई भी एंगल रोटेशन ना आए, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कोई भी एंगल ना घूमे। तो हमें फाइंड करना होता है फाइंड x सच दैट नो रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे, नो रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे में कोई भी रोटेशन ना हो तो उसका आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर इसने 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इसने मिरर को x डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे 2x डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी। इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पे, इसका ये मतलब हुआ कि 2x डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये 0 आ जाना चाहिए। तो देखिए दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब जो आपका 2x डिग्री का वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए 10 डिग्री के। इसका मतलब x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, x डिग्री का वैल्यू बराबर होना चाहिए 5 डिग्री। तो आपको 5 डिग्री क्लॉकवाइज में मिरर को घुमाना पड़ेगा तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, अब सुनना। अब हम देखेंगे, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करके बताते हैं। जैसे बेटा मान लो कि ये आपकी सामने लेट से ये एक सरफेस है और ये लेट से एक सरफेस है और ये है आपका मिरर, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। दिस इज द लाइट रे, ये इंसिडेंट होती है और ये यहां का नॉर्मल है, और लाइट रे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, और ये जो हाइट दिया गया है आपके लिए, ये हाइट है लेट से h। ये एक सरफेस है, दिस इज ओनली ए सरफेस, आप इसको स्क्रीन कह सकते हैं सबसे बेस्ट। ये कौन है? ये स्क्रीन है, और ये है आपका प्लेन मिरर, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये इस समय ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। ये हाइट h है, इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये हाइट h है। अब वो क्या करेंगे कि इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। जैसे मान लीजिए ओमेगा रेडियन पर सेकंड, हमने इंसिडेंट रे को रोटेट किया ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा। ये मिरर फिक्स है, मिरर फिक्स है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंसिडेंट रे को अगर हमने रोटेट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा। और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा तो यहां पे जो एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा होगा, ये ब्राइट स्पॉट इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्राइट स्पॉट इस स्क्रीन पर इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा। तो क्वेश्चन यही है कि उस ब्राइट स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा ऑन द स्क्रीन व्हेन दैट थीटा इज लेट्स से थीटा नॉट। आपको बताना है, तो क्या बताना है? स्पीड ऑफ ब्राइट स्पॉट व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। मतलब ये जो एंगल है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब इसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू थीटा नॉट होगी, तब जो ब्राइट स्पॉट होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब सुनना बेटा, तो हम ये जानते हैं कि ये एंगल, चलिए सॉल्यूशन के लिए एक अलग डायग्राम बनाते हैं। दिस इज आवर प्लेन मिरर एंड दिस इज ए स्क्रीन, दिस इज द नॉर्मल ऑन द प्लेन मिरर, दिस इज इंसिडेंट रे
एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात की गारंटी है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा बराबर होते हैं। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हाइट अगर h है, ऐसा करते हैं यहां से इस स्पॉट की डिस्टेंस में मान लेता हूं x। अब टेन थीटा लिखिए, तो टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा x बाई एच। टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, x बाई एच के बराबर आएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h टेन थीटा। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन dt दैट इक्वल टू h इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन dt। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, तो टेन यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ टेन थीटा। इसको हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर अंदर थीटा का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख देते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये डी थीटा अपॉन डी टी कौन है, तो ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है। ठीक, अब सुनना, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है नॉर्मल के साथ, तो ये कौन है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब सुनना बेटा, तो dx अपॉन dt दैट इज वेलोसिटी, ये किसके बराबर आया, h sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा अपॉन dt कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि जितना एंगुलर वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड रे का होगा उतना ही एंगुलर वेलोसिटी इंसिडेंट रे का होगा, क्योंकि मिरर फिक्स है, क्योंकि मिरर कैसा है, फिक्स। तो d थीटा अपॉन dt को हम क्या लिख देंगे, ओमेगा। अगर इसी सवाल में मैंने ऐसे बोला होता, सुनिएगा ध्यान से, इसी सवाल में ऐसे बोला होता मैंने कि इंसिडेंट रे फिक्स है लेकिन मैंने मिरर को रोटेट किया, तो यहां पे मैं डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या लिखता, 2 ओमेगा, क्योंकि ये किसका वेलोसिटी है, ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा वेलोसिटी का आंसर हो गया इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब सुनिए, अब बात करते हैं प्लेन मिरर में वेलोसिटी रिलेशंस की। तो हमें थीटा इक्वल टू थीटा नॉट पे आंसर चाहिए, तो थीटा को यहां पे थीटा नॉट पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। आप सुनिएगा, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो देखिए, सबसे आसान रिलेशन होता है प्लेन मिरर में वेलोसिटी का, बाकी में वेलोसिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है, लेकिन प्लेन मिरर सबसे आसान है, सबसे आसान रिलेशन होता है इस प्लेन मिरर का। क्या रिलेशन होता है मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। जैसे आपका एक प्लेन मिरर है, मान लेते हैं ये आपका एक प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर। चलिए मैं आपको एक 3D व्यू बनाने की कोशिश करता हूं। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, मान लेते हैं प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर का अपना एक प्लेन होता है, जैसे मान लेते हैं इसको हम बोल देते हैं लेट्स से एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं लेट्स से वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं लेट्स से जेड एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, कौन है, जेड एक्सिस। अब ये जो जेड एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, ये प्लेन मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। और ये जो एक्स वाई प्लेन है हमारा, तो जो प्लेन मिरर है वो कौन से प्लेन में है, तो हमारा जो प्लेन मिरर है वो एक्स वाई प्लेन में है, और जो हमारा जेड एक्सिस है वो प्लेन मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमको वेलोसिटी दी जाती है ऑब्जेक्ट की और यह पूछा जाता है कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। तो सुनना मेरी बात, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी
सिर्फ उसी डायरेक्शन में अलग होती है जो डायरेक्शन सरफेस का नॉर्मल होती है। बाकी सभी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने मान लिया, जैसे उसमें मैंने जेड माना है तो आप इसे जेड मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेट्स से इसी को मैं पर एक्स मान लेता हूं। मतलब ये मेरा वो डायरेक्शन है जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये सरफेस के नॉर्मल के अलोंग है। ये कौन है? सरफेस के नॉर्मल के अलोंग, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे सरफेस का नॉर्मल कह सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है? इस सरफेस का नॉर्मल है। अब मान लीजिए यहां एक ऑब्जेक्ट है, तो बेटा ये अगर एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है प्लेन मिरर कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में, क्योंकि एक्स एक्सिस कौन है? इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। अब जो हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक एक्स डायरेक्शन में, velocity of object in x direction, velocity of object in let's say y direction and velocity of object let's say in z direction. अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां है तो इसका इमेज कहां बनता है? हम सभी जानते हैं इसका इमेज यहां कहीं पीछे बनता है। तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा y और z डायरेक्शन में वो वैसा ही होगा जैसा ऑब्जेक्ट का है। कौन से डायरेक्शन में? y और z डायरेक्शन में। और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग होती है? जो नॉर्मल के अलोंग वाला डायरेक्शन है। सिर्फ कौन से डायरेक्शन में अलग होती है वेलोसिटी? जो नॉर्मल के अलोंग वाला डायरेक्शन है। तो इस बार इमेज का जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज in x direction is not equal to velocity of object in x direction। फर्स्ट बात। तो बात आती है कि अगर बराबर नहीं है तो क्या रिलेशन होगा, मैं बताऊंगा वो क्या रिलेशन होगा, लेकिन ये पता करिए कि कौन बराबर होंगे और कौन बराबर नहीं होंगे। ये है कौन सा लाइन, ये कौन सा डायरेक्शन है? अलोंग नॉर्मल। मैं बार बार बोल रहा हूं, अलोंग नॉर्मल वाली वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। अलोंग नॉर्मल, किसका नॉर्मल? प्लेन मिरर का नॉर्मल, प्लेन सरफेस का नॉर्मल। और कौन कौन बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन z डायरेक्शन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन z डायरेक्शन। दैट इज गुड। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि चलिए ठीक है ये तो हमें पता है, लेकिन आप इसका रिलेशन बताइए कि अगर वो बराबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा। तो उसका जो आंसर है बेटा, वो आंसर ऐसे है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, ये बराबर होता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन बराबर होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। ये इसके बराबर होगा। ठीक, मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? अब देखो, आपको याद है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमने बताया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे? मिरर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता था उसको सबट्रैक्ट करते थे। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, और ये वाला जो क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। और इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का रिलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी y और z तो सबसे आसान है, इसने तो परेशान ही नहीं किया। थोड़ा बहुत जो परेशान किया है वो किसने किया है? x वाले ने। अब देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, सुनना। जैसे मान लीजिए एक हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा मान लीजिए प्लेन मिरर है, और ये हमारा प्लेन मिरर है और ये रेस्ट में है, ये मूविंग नहीं है, प्लेन मिरर। और ये रेस्ट में, ये क्वेश्चन में गिवन है द प्लेन मिरर इज एट रेस्ट। और इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे सवाल में बताया गया है कि जो प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल आएगा वो कौन से डायरेक्शन के अलोंग आएगा? एक्स डायरेक्शन के अलोंग आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, आप चिड़िया समझ लीजिए, मच्छर समझ लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और वो मान लीजिए उड़ रही है, उसके वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट हैं। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का एक वेलोसिटी वेक्टर होगा, एंड दिस इज गिवन कितना? लेट्स से 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इमेज का जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा। तो इमेज का जो वेलोसिटी आएगा, तो देखिए पहली बात तो इतना आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज का y और z वाला जो वेलोसिटी होगा वो बराबर आएगा। सिर्फ कौन सा वेलोसिटी अलग आने वाला है, जो अलोंग द नॉर्मल है। हमें पता है कि नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो इमेज का जब मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखने जाऊंगा तो सिर्फ x कंपोनेंट में अलग बात आएगी, बाकी y और z की कहानी सेम होगी। तो x में क्या आएगा उस पर बाद में सोचेंगे, बाकी जो बराबर है उसको लिख दो पहले, क्योंकि आपका जो नॉर्मल था वो x के अलोंग था, और अगर आपका नॉर्मल x के अलोंग था तो जो भी चेंज आना था वो x में चेंज आना था, y और z में कोई चेंज नहीं आना था। तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। अब सोचना पड़ेगा x का कि x में क्या आएगा। तो सुनिए, तो x डायरेक्शन में ये फॉर्मूला देखिए आप, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन दिस। अब हमारा मिरर तो स्टेशनरी है, तो ये वाली टर्म क्या है 0 और ये वाली टर्म क्या है 0, क्योंकि मिरर हमारा क्या है स्टेशनरी। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन बराबर होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। ये रिलेशन इसलिए आया क्योंकि ये मिरर की वेलोसिटी क्या थी 0, मिरर हमारा किसमें था, रेस्ट में था। अब मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन कितनी है +2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगी -2। तो यहां सिंपली -2 चिपका दीजिए और ये आपका आंसर हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज का। तो प्लेन मिरर बहुत कम परेशान करता है वेलोसिटी वाले सेक्शन में, अदरवाइज प्लेन मिरर आपका बहुत परेशान करेगा। सॉरी प्लेन मिरर नहीं, बाकी जो हम पढ़ेंगे कर्व मिरर, लेंसेज, बहुत थोड़ा परेशानी की बात होगी, लेकिन ये इतना आसान है मतलब आदमी चाह के भी गलत नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, अब सोचो मिरर चल रहा होता तो क्या होता। तो मिरर अगर चल रहा होता तो y और z में तो कोई फर्क नहीं आता, जो भी फर्क आता वो सिर्फ किस में आता, x में आता। जैसे मान लीजिए मैं आपको सवाल कराता हूं, सुनिएगा। जैसे मान लो बेटा ये प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका इस डायरेक्शन वेलोसिटी है 3 और इस डायरेक्शन वेलोसिटी है 4, और मान लीजिए प्लेन मिरर इस डायरेक्शन चल के जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और हमसे पूछा गया इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो बेटा एक बात की तो गारंटी है कि इमेज जो होगी वो यहां बनेगी क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्ट है, और इमेज का जो वेलोसिटी होगा जो इसकी सरफेस के पैरेलल होगा, मतलब नॉर्मल को छोड़ के जो वेलोसिटी होगा वो ऑब्जेक्ट और इमेज का बराबर होगा। तो वो तो बिना टेंशन के 4 बना दीजिए। अब बात आता है कि अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी का तरीका बताता हूं। एक तरीका है आप चीज को समझ के कर लें, एक तरीका है आप सिंपली फॉर्मूला यूज कर लें, दोनों आपकी चॉइस है। तो ऐसा करते हैं, हम राइट साइड को मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। मैं आपको फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप समझ के इस चीज को कर सकते हैं। मान लीजिए आदमी को समझना नहीं है, वो बोलेगा हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर चाहिए, तो उसका तरीका है। तो क्या तरीका है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन दैट इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका साइन मैटर करता है, इसलिए विद साइन वैल्यू पुट करना बहुत जरूरी है। माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन, हमने राइट साइड को पॉजिटिव बोला है इसलिए मिरर की वेलोसिटी का वैल्यू +2 पुट किया जाएगा, क्योंकि राइट साइड को हमने क्या बोला है पॉजिटिव। दैट इक्वल टू ये फॉर्मूले का माइनस था लगा दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी x डायरेक्शन में राइट साइड में है और राइट साइड को हमने पॉजिटिव बोला है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम क्या पुट करेंगे +3। अगर ये लेफ्ट में होता तो हम क्या पुट करते हैं -3, क्योंकि लेफ्ट को हमने क्या बोला है नेगेटिव। तो इस बार राइट में है, राइट को पॉजिटिव बोला है इसलिए +3 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर राइट साइड में है, राइट को पॉजिटिव बोला है इसलिए मिरर की वेलोसिटी को क्या पुट किया जाएगा +2। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन कितना आया, ये आया 3 और 2, यहां आएगा 1, ये आएगा -1 और ये आया 2 -1, तो आंसर आया कितना 1। तो देखिए प्लस ही आया, प्लस आया, इसका मतलब जो इमेज होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो इमेज की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये प्लस आया। अगर ये माइनस आता मतलब वो कौन से डायरेक्शन में होता, नेगेटिव डायरेक्शन में होता, और उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू वो कितना होगा 1। तो यहां पे जो इमेज है, अब मुझे बताइए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई होती तो मैं इस डायरेक्शन बनाता इसका वेलोसिटी, क्योंकि नेगेटिव लेफ्ट है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो इसलिए मैं कौन सी डायरेक्शन बनाऊंगा, राइट साइड में कितना 1। ठीक,
तो इस तरह से आप मिरर की वेलोसिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।